हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 53 है और उत्तर लेखन अभ्यास में हम 2025 का आज 2025 का पहला प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधे। तो आपको पता है कि हम लोग पढ़ाने से पहले आपको सिलेबस को दिखाते हैं। तो आपको पता है GS2 में, जब मेंस के पेपर GS2 में जाओगे, मेंस का पेपर आप देखोगे तो उसमें GS2 का पेपर देखोगे तो उसका सिलेबस आपको दिया हुआ है। तो ये सिलेबस हमने पहले भी डिस्कस किया है, अब मैं दोबारा इसको डिस्कशन नहीं करूँगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बस मैं गवर्नेंस के ही पॉइंट का डिस्कशन करूंगा। तो हम चलते सीधे इस पर। जैसे आप GS2 में जाओगे तो 15 नंबर टॉपिक, 15 नंबर पॉइंट और 16 नंबर पॉइंट आपके गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, गवर्नेंस से, तो इसलिए हम सीधे उसी पॉइंट पर आकर के बात करते हैं। बाकी सभी पॉइंटों की हम लोगों ने पहले चर्चा कर चुके हैं, अब दोबारा बार बार उसकी चर्चा करेंगे तो उससे क्या होगा, वीडियो लंबा होगा। तो इसमें 15 नंबर पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसी 15 नंबर को और 16 नंबर को हमने यहाँ पर उठा के लिख दिया। तो सीधे हम यहीं आ जाते हैं। तो 15 नंबर में क्या लिखा है, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही की महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, इसी से प्रश्न उठाया है। ई गवर्नेंस यहाँ पढ़ लीजिए आप। ई गवर्नेंस परियोजनाओं में उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइनों की तुलना में प्रौद्योगिकी और बैक एंड एकीकरण के प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह परीक्षण कीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए उत्तर 1.5 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर 2024 मैंने डाल दिया था पिछली बार। यहाँ पीछे बैक में हम लोग जो पेपर प्रश्न लगाते हैं, जैसे आज यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो यहाँ पर 2025 का प्रश्न लगा हुआ है। इसी तरह इस यहाँ पर 24 की, यहाँ पर 25 की जगह 24 लिख गया था। ठीक है, तो उसको नेगलेक्ट करना। जो 25 का प्रश्न है आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति जो है जब सारे काम करता है तो दिक्कत होती है। हालांकि हमारी टीम बहुत बड़ी नहीं है तो सबके काम बटे हैं, लेकिन फिर भी तो खैर चलते हैं। तो यहाँ सिलेबस दिया हुआ, मैं सिलेबस का भी कई बार डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही की महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस का अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन, ई गवर्नेंस का मॉडल, ई गवर्नेंस की सफलताएं, ई गवर्नेंस की सीमाएं और ई गवर्नेंस की संभावनाएं, इसी से प्रश्न यहाँ पर बना हुआ है। फिर क्या कह रहा है, नागरिक चार्टर, क्योंकि सेमी कॉलम लगा है, ये चीज़ों का बहुत महत्व होता है दोस्तों। सेमी कॉलम लगा है, इसके बाद अब ये काम खत्म। अब यहाँ से नागरिक चार्टर, फिर पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय, ये चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरह से ये प्रश्नों को देखना है, सिलेबस को देखना है। बार बार सिलेबस प्रश्न को देखते रहोगे तो ऑटोमेटिक आपकी कमांड बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, तो ई गवर्नेंस से प्रश्न पूछा तो हम ई गवर्नेंस की ही प्रश्नों की ही चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने इस सिलेबस का बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूँ, तो बहुत ज़्यादा हम डीप में बार बार उन चीज़ों को दोहराएंगे नहीं। उससे क्या होगा कि समय की बर्बादी होती है। तो यहाँ ई गवर्नेंस दिया। ई गवर्नेंस, अब हम लोग प्रश्न को बहुत धीमे धीमे से पढ़ते हैं। ठीक है, आप भी इसी तरह की प्रैक्टिस किया करिए। जब स्वयं से आप पेपर देखा करिए तो स्वयं से इसकी प्रैक्टिस किया करिए, पढ़ने की ही प्रैक्टिस करिए। आपको उत्तर लेखन नहीं आता है, उत्तर नहीं लिख पाते, तो पहले प्रश्न को ही समझने का प्रयास करिए। प्रश्न समझ में आने लगा तो उत्तर आपका 2 मिनट का खेल है। फिर जैसे आप प्रश्न को समझने लगोगे, फिर अंदर से आवाज़ आएगी कि इसमें कौन से टॉपिक, कौन सी चीज़ें इसमें डालें। अगर आपने गवर्नेंस अच्छे से पढ़ रखा होगा तो ऑटोमेटिक अंदर से जो है चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ई गवर्नेंस परियोजनाओं में उपयोगकर्ता, यहाँ उपयोगकर्ता का मतलब क्या है, नागरिक। ठीक, या सिटीजन। ठीक, उपयोगकर्ता का मतलब सिटीजन हो गया, नागरिक हो गया। तो यहाँ नागरिक केंद्रित डिजाइनों की तुलना में, ठीक, क्या कह रहा है, ई गवर्नेंस परियोजना जो है आपकी, उसमें उपयोगकर्ता मतलब नागरिक केंद्रित डिजाइनों की तुलना में प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और बैक एंड एकीकरण के प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह परीक्षण कीजिए। ठीक है, इसकी परीक्षण क्या है। अब आपको बैक एंड एकीकरण के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जैसे आप कोई चीज़ काम कराने, आप सरकारी काम कराने गए, ठीक है, तहसील में गए या अपने तालुका में गए, तो वहाँ पर आपको मान लो कि आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। तो इनकम सर्टिफिकेट जैसे आपने, आपका नाम डाला गया तो आपकी पीछे से जितनी भी जानकारी है वो सब उसकी इनकम सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट के पास पूरी तरह से आ जाएगी। ठीक है, इसके पहले कि मतलब आपका जनसंख्या में कहाँ नाम रजिस्टर्ड है, आप राशन कार्ड में कहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, आपके घर के सदस्यों की क्या जानकारी है, ये सब आपकी जो है इनकम सर्टिफिकेट की जानकारी के पीछे जब बनवाने जाओगे तो उसके पीछे की जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। इसी को बोल देते हैं बैक एंड एकीकरण। ठीक, तो यही चीज़ है। तो यही कह रहा है कि ई गवर्नेंस परियोजनाओं में उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइनों की तुलना में प्रौद्योगिकी और बैक एंड एकीकरण के प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह परीक्षण कीजिए। ठीक है, सिंपल प्रश्न था, हमने यहाँ प्रश्न को समझा दिया। फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने जो है PDF में बहुत बढ़िया से इसको दे रखा है। ये टेलीग्राम में आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, आप परेशान मत होना।
तो यहाँ पर प्रश्न फिर से मैंने लिख दिया क्योंकि पीडीएफ में देना है, तो आप प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, बार बार मैं प्रश्न नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे चलता हूँ कि आपको प्रश्न को समझाना है। तो मैं प्रश्न को यहाँ पर लिख देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपने क्लास नहीं देखी और परीक्षा से पहले आपको पीडीएफ मिल गई, तो आप परीक्षा से पहले इन पीडीएफ को जब देखोगे तो आपको चीज़ें यहीं पर समझ में आ जाएगी। या मान लो कि आपने क्लास देखी एक बार और दोबारा क्लास आप नहीं देखना चाहते हो, तो इसमें क्या करोगे कि आप प्रश्न को ही यहाँ पर आप देखोगे तो आपको सब कुछ दोबारा क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार आपको अपना यूट्यूब चैनल भी बार बार देखने के लिए नहीं कहूँगा दोस्तों, इसलिए कि आपको स्वयं से पढ़ना है, आपके पास समय की बहुत कमी होती है। बस आप सिंपल चीज़ों को समझना है, एक गाइड की भूमिका में निभा रहा हूँ। ठीक है, आपको इसकी इतनी मदद मिल जाए कि आप मेंटर के रूप में मैं आपको मदद देता रहूँ, बस आप जल्दी से आगे सफल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ प्रश्नों को समझना है। तो प्रश्नों को कैसे समझना है, यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह बिल्कुल छोटे से हर एक चीज लिख दी है कि आपको दिक्कत ही ना हो कहीं पर। यहाँ क्या कह रहा है, यह प्रश्न कहता है कि भारत की कई ई गवर्नेंस परियोजनाएं बनाते समय सरकार का अधिक ध्यान तकनीकी, सॉफ्टवेयर, पोर्टल और बैक एंड इंटीग्रेशन पर रहता है। ठीक, जबकि उपयोगकर्ता अर्थात सिटीजन की सुविधा, सरलता, भाषा, पहुंच और अनुभव का मतलब यूजर सेंट्रिक डिजाइन, यहाँ पर डिजाइन है। ठीक, यूजर सेंट्रिक डिजाइन पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। ठीक, यही चीज़ बोल रहा है। ठीक, आराम से एक प्रश्न में समझ में आ गया। जबकि उपयोगकर्ता की सुविधा मतलब नागरिक की सुविधा के लिए सरलता, भाषा, पहुंच और अनुभव पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है, मतलब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यही तो प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है ना कि ई गवर्नेंस परियोजनाओं में उपयोगकर्ता मतलब नागरिक केंद्रित डिजाइनों की तुलना में प्रौद्योगिकी और बैक एंड एकीकरण के प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह है, इसका परीक्षण करना है। ठीक है, तो हम चलते सीधे, आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब उत्तर में क्या लिखें, आपको उत्तर में भी डिमांड क्या है उत्तर की, ये भी तो पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, क्या वास्तव में ऐसा पूर्वाग्रह है, जो पूर्वाग्रह इस प्रश्न में पूछ रहा है, ई गवर्नेंस की परियोजना में उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइनों की तुलना में प्रौद्योगिकी और बैक एंड एकीकरण के प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह, यही अंतर्निहित पूर्वाग्रह के बारे में पूछ रहा है। तो क्या ऐसा पूर्वाग्रह है, अगर है तो हाँ, यह आंशिक रूप से है, तो इसी के बारे में हमको लिखना है, इसके पक्ष में तर्क देना है। दूसरा पॉइंट, तीसरा क्या, यूजर सेंट्रिक डिजाइन। ठीक है, उपयोगकर्ता मतलब नागरिक केंद्रित डिजाइन क्यों आवश्यक है और संतुलन कैसे बनाया जाए। इससे पहले हमने नागरिक केंद्रित प्रशासन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये शब्द बार बार बताने की जरूरत नहीं, आपके ऑटोमेटिक अंदर से निकलना चाहिए। अंत में थोड़ा सा निष्कर्ष दे देना है बस। तो हम चलते हैं, इसको फ्रेमिंग मैंने पहले कर दी कि आपको जैसे कुछ बच्चे आपको पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो फ्रेमिंग देख के ही जा सकते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है भूमिका में, ई गवर्नेंस का उद्देश्य केवल सेवाओं का डिजिटलीकरण नहीं बल्कि नागरिकों को सरल, सुलभ और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसलिए तकनीक और नागरिक केंद्रित डिजाइन दोनों समान रूप से आवश्यक हैं। ठीक, सिंपल लिख दिया, कोई इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, फिर मुख्य भाग में क्या लिखना है, तकनीकी का बैक एंड इंटीग्रेशन पर अधिक जोर, अर्थात डेटा एकीकरण, इंटरऑपरेबिलिटी और सुरक्षा। कहीं पर कोई शब्द ना समझ में आए तो मुझे आप कमेंट में बताना। ठीक है, आप इसका मतलब मुझे बताओ कि इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, कमेंट में बताना दोस्त। ठीक, ना आए तो मैं बताऊंगा फिर आपको कल, कमेंट में लिख भी देना, फिर बाद में चर्चा कर दूंगा इसकी। यूजर सेंट्रिक डिजाइन की यूजर सेंट्रिक डिजाइन की उपेक्षा जटिल इंटरफेस, भाषा बाधा, डिजिटल साक्षरता की कमी, पहुंच संबंधी समस्याएं आदि होती हैं। ठीक है, समाधान क्या है, ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन, फीडबैक, बहुभाषी एवं समावेशी प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये सब मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, ये बाद में हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे तो आप आराम से उसको समझ पाओगे। निष्कर्ष, क्योंकि ये सब जो इनके लिए जो एडवांस बच्चे हैं, ठीक है, पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा। निष्कर्ष क्या लिखना है, सफल ई गवर्नेंस वही है जो टेक्नोलॉजी ड्राइवन होने के साथ सिटीजन सेंट्रिक भी हो, है ना। वही ऊपर बात जो लिखी गई है उसी को लिखना है, तभी सुशासन और समावेशन सेवा प्रदाय सुनिश्चित हो सकेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, तभी सुशासन और समावेशी सेवा प्रदाय सुनिश्चित हो सकेगा, यही तो बात बोल रहा है। अब मैंने जो लिखा है, अब 1.5 शब्द में प्रश्न था तो मैंने जो लिखा है, यहाँ से आप जो बच्चे बिल्कुल लिखना नहीं जानते वो मेरे प्रश्न से देख करके इस तरह लिखने का प्रयास करें, मुझसे भी बेहतर आप लिख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ई गवर्नेंस का उद्देश्य मैं लिख रहा हूँ, मतलब मैंने लिखा है उसी को मैं पढ़ रहा हूँ। ई गवर्नेंस का उद्देश्य नागरिकों को सरल, सुलभ और पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना है, किंतु अनेक परियोजनाओं में उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की अपेक्षा प्रौद्योगिकी और बैक एंड एकीकरण को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात मैंने लिख दी। अब आपको आगे जो है इसी का मुख्य भाग में कुछ चीज़ें लिखते हैं। प्रौद्योगिकी में बैक एंड एकीकरण की प्रति पूर्वाग्रह क्यों है, इसके बारे में थोड़ी सी
साक्ष्य दे करके इसको खत्म करते हैं। तो परियोजनाओं का फोकस सॉफ्टवेयर, सर्वर, डेटाबेस और एपीआई इंटीग्रेशन पर अधिक रहता है। ठीक है, विभागों के डेटा एकीकरण, इंटरऑपरेबिलिटी को नागरिकों की सुविधा से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, ये बैक एंड एकीकरण के प्रति पूर्वाग्रह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उपयोगकर्ता अनुसंधान, स्थानीय भाषा, दिव्यांग अनुकूल डिजाइन तथा सरल इंटरफेस की उपेक्षा होती है। ठीक है, उपेक्षा होती है। जटिल प्रमाणीकरण, अनेक चरणों वाली प्रक्रियाएं तथा डिजिटल साक्षरता की कमी नागरिकों के लिए बाधा बनती है। ठीक है, अब देखिए एक एक शब्द मैं यहाँ पर समझाने नहीं जाऊँगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं एक एक शब्द समझाने लगा तो इससे क्या हो जाएगा, एक तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और मैं ये मान के चलता हूँ कि थोड़ा बहुत आपने उत्तर लेखन ये सब्जेक्ट को पढ़ा होगा। अब बिल्कुल जीरो से मैं यहाँ पर समझाने लगूंगा, अब अगर आपने सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा है तो फिर एक एक चीज़ अगर समझाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा कि एक तरीके से वो क्लास ही हो जाएगी। इसलिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताने से बचता हूँ, मैं जानबूझ के बचता हूँ। अंदर से तो मन बहुत करता है कि बता दूँ बच्चों को, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो पहले से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके बैठे हुए हैं, वो केवल देखना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी यहाँ पर ये मदद मिल रही है। तो थोड़ा सा पहले जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो पहले वो गवर्नेंस वगैरह अच्छे से पढ़ लें, बेसिक स्ट्रांग कर लें, फिर इसके बाद उत्तर लेखन में आएंगे तो उनको मदद मिलेगी। हालांकि जीरो से भी आप सीखोगे तो फिर अपेक्षा न रखो, आप खुद से सर्च करके भी ये चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक, फिर क्या कह रहा है, परिणाम स्वरूप सेवाएं तकनीकी रूप से सक्षम होने के बावजूद उपयोगकर्ता अनुकूल नहीं बन पाती है। ठीक, उपयोगकर्ता अनुकूल नहीं बन पाती। फिर हम यहाँ पर उपयोगकर्ता केंद्रित सुधार क्या होने चाहिए, डिजिटल बाय डिजाइन के स्थान पर सिटीजन बाय डिजाइन दृष्टिकोण अपनाया जाए। अब जैसे यहाँ पर इंग्लिश मैंने लिख दिया, आप हिंदी भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, डिजिटल बाय डिजाइन, इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, आप हिंदी में ही लिखना है। ठीक है, सह निर्माण, नियमित फीडबैक, बहुभाषी समावेशी इंटरफेस विकसित किए जाए, एआई आधारित सहायता, ओमनी चैनल सेवा तथा निरंतर उपयोगिता परीक्षण को बढ़ावा दिया जाए। इस तरह भी आप इसको डाल सकते हो। आप छोटा सा निष्कर्ष दे देना, खत्म कर देना। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार कहा जा सकता है कि ई गवर्नेंस की सफलता केवल तकनीकी उत्कृष्टता से नहीं। दोस्तों देखिए यहाँ पर शब्दावली गलत हो जाती है तो थोड़ा सा वाइटनर लगा के सही कर दिया जाता है, जिससे क्या होगी आपको दिक्कत ना हो। लेकिन आपको अगर कहीं पर गलती हो जाती है तो सीधे आप काटिए और तुरंत जो है उसके बगल में लिख देना। जैसे यहाँ पर उत्कृष्टता लिखा है तो आप आराम से यहाँ पर इसको लिख सकते हो इस तरह। ठीक है, मैंने क्या कर दिया भाई, मेरे पास सुविधा है कि कॉपी गंदी न दिखे, आपको समझ में आए, तो इसलिए मैंने ऐसे सुविधा कर दी, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ना ऐसा कर देना कि वाइटनर ले जा करके और एग्जामिनेशन हॉल में वाइटनर लगाने लगे। ठीक है, तो फिर क्या कह रहे हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस की सफलता केवल तकनीकी उत्कृष्टता से नहीं बल्कि नागरिकों के सहज, समावेशी तथा संतोषजनक अनुभव से मापी जाएगी। इसलिए तकनीक का केंद्र नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सिंपल है प्रश्न। कहीं कोई दिक्कत आई हो दोस्तों कमेंट में बताना, फिर भी हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2025 का ही प्रश्न है। पिछली बार यहाँ पर मैंने 2024 डाल दिया था, 2025 ही डालना चाहिए था, कभी कभी हो जाती है गलती, लेकिन वो मैंने फिर से डाल दिया तो आपको समझ में आया। डे 54 है आज। ये प्रश्न आपको करना, नागरिक समाज संगठनों को गैर राज अभिनेता, इंग्लिश में भी पढ़ लेना, इसको एंटी स्टेट एक्टर बोल रहे हैं, की तुलना में प्रायः राज्य विरोधी अभिनेता माना जाता है। क्या आप सहमत हैं? औचित्य सिद्ध कीजिए। ठीक है, अब इसके बारे में पता होना चाहिए, ये मैं आप समझाने नहीं जाऊँगा, आप इसको सर्च करिए, पढ़िए, फिर इसके बाद इसको लिखिए, और जब मैं लिखूँगा तो आप मुझसे तुलना कर लेना। कुछ दिन के बाद ऐसी कुछ सुविधा हम स्टार्ट करेंगे कि आपकी जो कॉपी है आपने लिख दिया तो उसके लिए भी हम सुविधा आपको आपकी कॉपी चेक करने का भी कुछ ऐसा कुछ करेंगे कि आपकी कॉपी भी चेक करके आपको मिल जाए। ठीक है, तो फिर दोस्तों यहीं तक रखते हैं, बढ़िया से प्रयास करिए। कहीं कोई भी दिक्कत हो आप हमसे हर तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि आप हमसे फेसबुक में जुड़े हैं, इंस्टाग्राम में जुड़े हैं, ठीक है, और टेलीग्राम में भी जुड़े हैं। तो कहीं पर भी कोई भी मदद आपको ज़रूरत कैसे भी हो, ईमेल के माध्यम से भी आप मैसेज करके हमसे मदद ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।